स्टोरी की ओपनिंग एक ऐसे मोमेंट से होती है जहां खुशी और टेंशन दोनों एक साथ मौजूद हैं। यूनवू हॉस्पिटल में है और अभी अभी बेबी को जन्म दिया है। बाहर से देखा जाए तो ये उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोमेंट होना चाहिए, लेकिन उसके आसपास की सिचुएशन देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। सुहियन अपनी मदर के साथ यूनवू से मिलने पहुंचता है। बातचीत के दौरान यूनवू ऐसी बात कह देता है जिससे उनके रिश्ते की पूरी रियलिटी सामने आ जाती है। वह बेसिकली ये समझा देता है कि अगर बेबी सुहियन का नहीं है तो दोनों की शादी के चांसेस भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। और यही मुझे लगा कि यूनवू के मन में कहीं न कहीं फैसला पहले ही हो चुका था। शायद वो खुद उस डिसीजन को एक्सेप्ट करने में टाइम ले रहा था, लेकिन जिस तरह उसने ये बात कही उससे साफ था कि उसका दिल अब उस रिलेशनशिप में पहले जैसा नहीं रह गया है। इसके बाद सुहियन कहता है कि अब उसे बेबी के फादर होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि कुछ बातें अगर सही समय पर समझ आएं तभी उनका फ़ायदा होता है। कभी कभी इंसान को अपनी फीलिंग्स का एहसास तब होता है जब सामने वाला इमोशनली काफ़ी दूर जा चुका होता है। इसी वजह से ये पूरा कॉन्वर्सेशन काफ़ी बिटरस्वीट लगता है। ऊपर से सुहियन की मदर बार बार फैमिली इमेज और सोसाइटी क्या कहेगी इस बात पर फोकस करती रहती हैं। यूनवू के लिए ये सब सुनना और भी अनकंफर्टेबल हो जाता है। आखिरकार वो डिसाइड करता है कि बेबी को इस तरह के माहौल से दूर रखना ही सही रहेगा। वह वहाँ से बाहर निकल आता है और वार्ड के बाहर बैठ जाता है। यही एक छोटा सा लेकिन बहुत मीनिंगफुल मोमेंट आता है। यूनवू अपने बेबी से बात करते हुए अचानक शिन हे-वुन के बारे में सोचने लगता है। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि यही सीन असल में हमें बताता है कि यूनवू के दिल में कौन है। यहाँ बेबी सिर्फ एक बेबी नहीं है, वो यूनवू की जिंदगी में आए उस कनेक्शन का सिंबल भी बन जाता है जिसे वह अब नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा। उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि शिन हे-वुन के साथ उसकी फीलिंग्स किसी फेरोमोन रिएक्शन की वजह से पैदा नहीं हुई। उन दोनों के बीच कुछ ऐसा है जो बायोलॉजिकल अट्रैक्शन से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद स्टोरी अचानक जेल में पहुंचती है। यूनवू शिन हे-वुन से मिलने जाता है और उसे बेबी के बारे में बताता है। अब शिन हे-वुन की हालत देखने लायक होती है। वो सामने से जितना कंपोज दिखने की कोशिश करता है उसके एक्सप्रेशंस उतने ही ज़्यादा उसकी एक्साइटमेंट रिवील कर देते हैं। और मुझे दोनों की ये कॉन्वर्सेशन इसलिए अच्छी लगी क्योंकि यहाँ कोई अननेसेसरी मेलोड्रामा नहीं है। दोनों बस नॉर्मली बात करते हैं, लेकिन उनकी छोटी छोटी रिएक्शंस में इतना कुछ छिपा हुआ है कि ऑडियंस खुद समझ जाती है कि इनके बीच बॉन्ड कितना डीप हो चुका है। फिर यूनवू एक डायरेक्ट सवाल कर देता है, आखिर उनके बीच जो रिश्ता है उसे कहा क्या जाए। शिन हे-वुन इसका कोई कॉम्प्लिकेटेड आंसर नहीं देता। वो हंसकर कहता है कि शायद उनका बॉन्ड फैमिली जैसा है। सुनने में ये बहुत सिंपल जवाब है, लेकिन यूनवू पर इसका असर काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि शायद पहली बार किसी ने उनके कनेक्शन को ऐसे शब्द दिए हैं जिन्हें यूनवू अपने दिल में महसूस करता आया था। उसी मोमेंट पर उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, और मुझे पर्सनली नहीं लगता कि वो सिर्फ दुख की वजह से रो रहा था। कई बार जब हमें आखिरकार वो जवाब मिल जाता है जिसका हम लंबे समय से इंतजार कर रहे होते हैं, तब भी इमोशंस कंट्रोल में नहीं रहते। शायद यूनवू के साथ भी यही हुआ। उसे समझ आ गया कि शिन हे-वुन उसे सिर्फ एक टेम्पररी कनेक्शन की तरह नहीं देखता, वह उसे अपने परिवार का हिस्सा मानता है। जेल से बाहर निकलने के बाद सुहियन फिर यूनवू को समझाने और रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार यूनवू पहले वाला इंसान नहीं है। वह बेसिकली साफ कर देता है कि शिन हे-वुन की जिंदगी या उसके बारे में कोई भी बात अब वह किसी तीसरे व्यक्ति से नहीं सुनेगा। अगर उसे कुछ जानना है तो वह सीधे शिन हे-वुन से पूछेगा। और गाइस, यही मोमेंट मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट लगा, क्योंकि यूनवू पहली बार अपनी जिंदगी का फैसला दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी इच्छा और फीलिंग्स के आधार पर ले रहा था। इसके बाद कॉफ़ी शॉप वाला सीन आता है। यहाँ यूनवू को फाइनली अपने इमोशंस की असली वजह समझ में आने लगती है। उसे रियलाइज़ होता है कि शिन हे-वुन के पास होने पर जो कंफर्ट उसे मिलता है वो सिर्फ फेरोमोन्स का अफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कनेक्शन सिर्फ फेरोमोन्स पर डिपेंड करता तो फीलिंग्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड और इतनी जेन्युइन नहीं होती। ये कुछ और है, एक ऐसा अटैचमेंट जिसे यूनवू अब खुद भी डिनाई नहीं कर सकता। और मेरे हिसाब से यही इस पूरे पार्ट की सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। लव हमेशा किसी डेस्टिनी, बायोलॉजिकल कनेक्शन या सर्कमस्टांसेस का रिजल्ट नहीं होता। कभी कभी कोई इंसान बस आपकी ज़िंदगी में इस तरह जगह बना लेता है कि उसके साथ रहकर आपको किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। वो इंसान आपको सेफ फील कराता है।
कंफर्ट देता है और धीरे धीरे होम जैसा लगने लगता है। और यूनवू के लिए शायद शिन ह्येवुन एग्जैक्टली वही पर्सन बन चुका है। लेकिन कहानी अब एक कम्प्लीटली डिफरेंट मूड में जाने वाली है। अब हम यूनवू के नए घर में पहुंचते हैं। यहाँ माहौल पहले की तुलना में काफ़ी वार्म और रिलैक्स्ड है। यूनवू अपनी मदर के साथ बेबी के लिए घर को तैयार कर रहा है। इसी दौरान उसकी मदर एक छोटी सी बात नोटिस करती है। घर में मौजूद सेटअप ऐसा है जैसे यूनवू ने हमेशा सिर्फ अपने लिए ही लाइफ प्लान की हो। न कोई बड़ा फैमिली सेटअप, न किसी और के साथ रहने की तैयारी। इस छोटी सी डिटेल से उसके कैरेक्टर के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। वो लंबे समय से अकेले रहने का आदी था, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी में एक बच्चा आ गया है और नेचुरली उसकी प्रायोरिटीज़ भी बदलने वाली हैं। तभी उसकी मदर उसे कहती है कि अगर वह चाहे तो फैमिली होम वापस आ सकता है। ये सीन काफ़ी सिंपल है, लेकिन इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसकी मदर उसे फोर्स नहीं करती। वो सिर्फ ये बताती है कि चाहे यूनवू की ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, उसके लिए घर हमेशा अवेलेबल रहेगा। फिर बात घूमते घूमते शिन ह्येवुन तक पहुंच जाती है। उसकी मदर नोटिस करती है कि यूनवू ने जेल जाना बंद कर दिया है और वो उससे पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। यूनवू थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और ऑनेस्टली शायद उस वक्त वो खुद भी अपने इमोशंस को लेकर कंफ्यूज था। उसे पता था कि शिन ह्येवुन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन शायद अभी तक वो ये तय नहीं कर पाया था कि कितना इम्पॉर्टेंट है। और तभी डोरबेल बजती है। सबको लगता है कि शायद कोई डिलीवरी आई है, लेकिन डोर खुलते ही जो सामने दिखाई देता है उसे देखकर यूनवू शायद खुद भी शॉक हो जाता है। वहाँ शिन ह्येवुन खड़ा होता है, हाथ में एक बॉक्स और चेहरे पर फुल कॉन्फिडेंस। और फिर उसकी एंट्री, तादा। बस इस एक मोमेंट से पूरा एटमॉस्फेयर बदल जाता है। जो स्टोरी अभी तक इमोशनल और सीरियस थी, उसमें अचानक एक क्यूट और फनी एनर्जी आ जाती है। सबसे इंटरेस्टिंग रिएक्शन यूनवू की मदर का होता है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने सिचुएशन को तुरंत समझ लिया है, और फिर वो दोनों को प्राइवेसी देने के लिए वहां से निकलने का बहाना बना लेती है। सीरियसली, मदर्स को चीजें समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वे खुद ही सब फिगर आउट कर लेती हैं। इसके बाद शिन ह्येवुन का बिहेवियर और भी एंटरटेनिंग हो जाता है। वो यूनवू की मदर को लगातार मॉम कहकर एड्रेस करने लगता है। अब चाहे वो मजाक में हो या सीरियसली, लेकिन देखकर ऐसा जरूर लगता है कि उसने इस फैमिली में खुद की जगह मेंटली बना ली है। और उसके थॉट्स तो इससे भी आगे निकल चुके होते हैं। वो सोचता है कि शायद उसे कैजुअली आने के बजाय प्रॉपर सूट पहनकर आना चाहिए था और फॉर्मली यूनवू का हाथ मांगना चाहिए था। मतलब आदमी की इमेजिनेशन ऑलरेडी काफ़ी आगे चल रही है। लेकिन फिर कहानी अचानक एक ज़्यादा इमोशनल डायरेक्शन लेती है। शिन ह्येवुन अभी तक बेबी को अपनी आर्म्स में लेने से बच रहा होता है। वो तरह तरह की बातें करता है। कभी उसे लगता है बच्चा बहुत फ्रैजाइल है, कभी उसे डर होता है कि कहीं उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से बेबी को चोट न लग जाए। लेकिन असली बात शायद ये है कि वो खुद नर्वस है। इतने बड़े इमोशनल मोमेंट के सामने उसे समझ ही नहीं आ रहा कि रिएक्ट कैसे करे। तभी यूनवू कैजुअली एक ऐसी बात कह देता है जो शिन ह्येवुन को लिटरली फ्रीज कर देती है। वो उसे पापा कहकर रेफर करता है। बस ये एक शब्द सुनते ही शिन ह्येवुन की पूरी एक्सप्रेशन बदल जाती है। उसे कुछ सेकंड्स के लिए समझ ही नहीं आता कि यूनवू ने सच में क्या कहा। उसके माइंड में तुरंत क्वेश्चंस आने लगते हैं। क्या टेस्ट कंफर्म हो गया? क्या बेबी सच में उसका है? क्या रिपोर्ट में कोई मिस्टेक नहीं थी? और उसकी रिएक्शन में सबसे प्यारी बात ये होती है कि वहाँ डिनायल का कोई साइन नहीं है। वो पीछे हटने की कोशिश नहीं करता, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरता नहीं है। इंस्टेड उसके अंदर एक अलग ही तरह की हैप्पीनेस दिखाई देती है, जैसे अचानक उसे अपनी जिंदगी का कोई मिसिंग पीस मिल गया हो। फिर जब वो बेबी को आखिरकार अपनी आर्म्स में लेता है तो उसकी खुशी उसके चेहरे से साफ नजर आती है। वो बच्चे को ध्यान से देखता है, उससे बातें करता है और उसकी फीचर्स में खुद को ढूंढने की कोशिश करता है। साथ ही यूनवू को टीज करना भी नहीं छोड़ता। इन दोनों की केमिस्ट्री इस पूरे सीन को और ज़्यादा होलसम बना देती है। इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बाद फाइनली हमें इन दोनों को एक नॉर्मल फैमिली की तरह बिहेव करते हुए देखने को मिलता है। और फिर जब उनकी कॉन्वर्सेशन थोड़ा ज़्यादा रोमांटिक होने लगती है, यूनवू तुरंत बेबी को पॉइंट करके रोक देता है। बेसिकली उसका कहना होता है कि बेबी के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और ऑनेस्टली ये छोटा सा मोमेंट बहुत क्यूट था।
क्योंकि इतनी सीरियस और कॉम्प्लिकेटेड जर्नी के बाद भी दोनों के बीच वही नेचुरल टीजिंग और कंफर्ट मौजूद है। यही चीज़ इस रिलेशनशिप को अलग बनाती है। ये कोई पिक्चर परफेक्ट रोमांस नहीं है। इनके बीच प्रॉब्लम्स है, कंफ्यूजन है, पास्ट है और कई अनरिजॉल्व्ड इश्यूज भी हैं। लेकिन जब दोनों साथ होते हैं तो उनकी बॉन्डिंग फोर्स्ड नहीं लगती। वो नेचुरली एक दूसरे के साथ फिट होते हुए दिखाई देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं शिन हे वुन को, जो बच्चे के पालने के पास खड़ा होकर उसके साथ खेलने की कोशिश कर रहा होता है। वह अपनी उंगली आगे बढ़ाकर कहता है कि मुझे पकड़ने की कोशिश करो। मेरी राय में ये छोटा सा मोमेंट दिखाता है कि हे वुन अब पहले वाला व्यक्ति नहीं रहा। शुरुआत में उसका कैरेक्टर काफ़ी रफ और अनप्रेडिक्टेबल था, लेकिन अब वह एक केयरिंग फादर फिगर की तरह व्यवहार कर रहा है। दूसरी तरफ चा यूनू बच्चे के लिए फॉर्मूला तैयार कर रहा होता है। जब फॉर्मूला की बॉटल गिर जाती है तब हेवुन तुरंत सिचुएशन समझ जाता है। यहाँ मुझे एक दिलचस्प बात लगी। पहले जहाँ दोनों के बीच ऑकवर्डनेस और दूरी थी, अब वे एक फैमिली की तरह छोटी छोटी जिम्मेदारियां बांटते दिखाई देते हैं। इसके बाद हेवुन मजाक करते हुए यूनू को टीज करता है। हालांकि यूनू उसे डांट देता है, लेकिन इस पूरे कॉन्वर्सेशन में उनकी ग्रोइंग कंफर्ट साफ दिखाई देती है। और तभी बच्ची रोने लगती है। मुझे ये सीन काफ़ी रियलिस्टिक लगा क्योंकि ऑथर ने इमोशनल मोमेंट्स के बीच हल्का कॉमेडी एलिमेंट भी रखा है, जिससे सीन नेचुरल महसूस होता है। जब हेवुन बच्ची के लिए फॉर्मूला बनाता है और बच्ची को पिलाता है, तब यूनवू पूछता है कि हेवुन बच्चों को संभालने में इतना अच्छा कैसे है। तब हमें उसके अतीत की एक महत्वपूर्ण झलक मिलती है। हेवुन बताता है कि जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर जाने से पहले वह अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करता था। यहीं पर कैरेक्टर डेप्थ सामने आती है। अक्सर ऑडियंस उसे सिर्फ एक टफ व्यक्ति के रूप में देखती है, लेकिन इस डायलॉग से पता चलता है कि उसके जीवन में काफ़ी संघर्ष और जिम्मेदारियां रही हैं। इसके बाद यूनवू के मन में कई सवाल पैदा होते हैं। वह हेवुन के अतीत के बारे में और जानना चाहता है, लेकिन सीधे पूछने की बजाय इंतजार करने का फैसला करता है। मेरे हिसाब से यह रिलेशनशिप राइटिंग का बहुत अच्छा उदाहरण है। हर बात तुरंत नहीं बताई जाती, बल्कि ट्रस्ट धीरे धीरे बिल्ड होता है। आगे हम देखते हैं कि यूनवू पीछे से हेवुन को हग करता है। यह मोमेंट छोटा जरूर है, लेकिन इमोशनल रूप से काफ़ी पावरफुल है, क्योंकि यूनवू पहली बार अपनी फीलिंग्स और कंफर्ट को खुलकर दिखाता नजर आता है। इसके बाद दोनों के बीच रोमांटिक इंटरैक्शन देखने को मिलता है। यहाँ मैं डिटेल में जाने के बजाय इतना कहूँगी कि यह सीन उनके इमोशनल कनेक्शन को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। कहानी का मुख्य फोकस फिजिकल एस्पेक्ट नहीं बल्कि उनके बीच बढ़ते ट्रस्ट और इंटिमेसी पर है। अगले सीन में यूनवू जब उसे घर जाने को कहता है, तब हेवुन बताता है कि उसके पास वास्तव में कोई घर नहीं है और वह अपनी रिहाई के बाद सीधे यहाँ आया था। मेरे अनुसार ये डायलॉग बहुत दुखद है, क्योंकि इससे पता चलता है कि हेवुन के पास रहने की जगह से ज़्यादा जरूरी यूनवू और बच्ची के पास रहना था। रात के सीन में जब हेवुन यूनवू के पास जाता है और उसके साथ सोता है, तब यूनवू साफ कहता है कि उसे अभी इन सब चीज़ों की आदत नहीं हुई है और उसे थोड़ा समय चाहिए। और यही हेवुन का जवाब मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। वह कहता है कि वह इंतजार करेगा और उसे जल्दी नहीं करना चाहता। किसी भी हेल्दी रिलेशनशिप में बाउंड्रीज का सम्मान करना बहुत ज़रूरी होता है, और यह सीन उसी बात को हाईलाइट करता है। अगली सुबह का सीन काफ़ी होलसम है। यूनवू उठता है और देखता है कि बच्ची हेवुन के पास आराम से सो रही है। यहाँ से साफ महसूस होता है कि हेवुन अब सिर्फ आउटसाइडर नहीं रहा बल्कि इस छोटी फैमिली का हिस्सा बन चुका है। जब यूनवू उसे धन्यवाद देता है और फिर खुद आगे बढ़कर अफेक्शन दिखाता है, तो यह उनके रिलेशनशिप प्रोग्रेशन का बड़ा संकेत है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के लिए अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं और भविष्य को लेकर कमिटमेंट की बात करते हैं। मेरे अनुसार ये सीन स्टोरी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है। यहाँ फोकस रोमांस से ज़्यादा इमोशनल एश्योरेंस पर है। दोनों कैरेक्टर्स पहली बार खुलकर इस बात पर चर्चा करते हैं कि क्या वे अपनी बाकी ज़िंदगी साथ बिताना चाहते हैं, और फाइनली दोनों एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं। इसके बाद हम एक महीने बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि हेवुन, यूनवू और उनकी छोटी बच्ची एक साथ आराम से सो रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे ये सीन काफ़ी होलसम लगा, क्योंकि ऑथर बिना किसी बड़े डायलॉग के दिखा देता है कि अब ये तीनों एक फैमिली की तरह रह रहे हैं। हेवुन मौसम का जिक्र करते हुए बाहर घूमने का सुझाव देता है, लेकिन मज़ेदार बात तब होती है जब यूनवू फिर से क्रीम ब्रेड खाने की इच्छा जाहिर करता है। और यहाँ हेवुन का जवाब काफ़ी प्यारा है।
वह कहता है कि वह पूरी जिंदगी इसे खा सकता है और कभी नहीं उबेगा। अब अगर आप ध्यान दें तो वह क्रीम ब्रेड की नहीं बल्कि यूनवू की बात कर रहा है। मेरे हिसाब से ये स्टोरी का पहला बड़ा रोमांटिक मोमेंट है, क्योंकि यहाँ रोमांस को चीज़ी बनाने की बजाय प्लेफुल तरीके से दिखाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूनवू और बच्ची तैयार हो चुके हैं, लेकिन हेवुन जब बाहर आता है तो पूरा फॉर्मल सूट पहनकर निकलता है। और सच कहूँ तो यूनवू की तरह मुझे भी यही लगा कि ब्रो, लोकल बेकरी जाने के लिए कौन इतना तैयार होकर जाता है। यहीं से पता चलने लगता है कि हेवुन कुछ छिपा रहा है। फिर कहानी हमें रजिस्ट्रेशन ऑफिस लेकर जाती है और यहाँ आता है स्टोरी का सबसे बड़ा सरप्राइज। हेवुन बताता है कि वे सिर्फ बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराने नहीं आए हैं। वह यूनवू के हाथ में मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म थमा देता है। मेरी रिएक्शन बिल्कुल यूनवू जैसी थी, क्योंकि अब तक हेवुन कैजुअली बिहेव करता रहा और अचानक शादी के रजिस्ट्रेशन पेपर्स निकाल देता है। यह मोमेंट इसलिए खास लगता है क्योंकि यह किसी ग्रैंड प्रपोजल की तरह नहीं बल्कि उनके रोजमर्रा के जीवन का स्वाभाविक हिस्सा लगता है। जब हेवुन ऑफन होने की वजह से अपने पेरेंट्स वाला सेक्शन खाली छोड़ता है, तब कहानी थोड़ी देर के लिए इमोशनल टोन ले लेता है। मुझे लगा कि ऑथर यहाँ ये दिखाना चाहता है कि हेवुन के पास ट्रेडिशनल फैमिली नहीं थी, लेकिन अब वह अपनी खुद की फैमिली बना रहा है। और आखिरकार रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, यानी अब आधिकारिक रूप से ये तीनों एक परिवार बन चुके हैं। ये स्टोरी का सबसे सैटिस्फाइंग पे ऑफ था। रजिस्ट्रेशन ऑफिस की कर्मचारी उन्हें फोटो लेने का सुझाव देती है और उसी दौरान हेवुन यूनवू को हक करके कहता है कि अब हम तीनों एक फैमिली हैं। ये डायलॉग छोटा है लेकिन पूरे आर्क का सार इसी में छिपा हुआ है। हालांकि इसके बाद कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। ऑफिस से बाहर आने के बाद हेवुन नोटिस करता है कि यूनवू कुछ ज़्यादा शांत है। उसे लगता है कि शायद यूनवू उसके ऑफन होने की बात से परेशान है, लेकिन असली वजह कुछ और निकलती है। जब दोनों बात करते हैं तो हेवुन पहली बार खुलकर अपने अतीत के बारे में बताता है। वह एक्सप्लेन करता है कि उसने ऑर्गेनाइजेशन क्यों छोड़ी और कैसे कुछ लोगों ने मुश्किल समय में उसकी मदद की। मेरे अनुसार ये स्टोरी का सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर डेवलपमेंट मोमेंट है, क्योंकि शादी के बाद भी उनके बीच कम्युनिकेशन की ज़रूरत खत्म नहीं होती, बल्कि अब वे एक दूसरे के सामने अपने पुराने जख्म और सीक्रेट्स भी खोलने लगते हैं। मुझे खास तौर पर यूनवू का जवाब पसंद आया, जब वह कहता है कि उसने इससे भी ज़्यादा डरावनी बातें इमेजिन कर ली थी। ये डायलॉग सीन को इमोशनल होने के साथ साथ फनी भी बना देता है। और फिर हमेशा की तरह हेवुन माहौल हल्का कर देता है। वह खुद को एक बिगड़ा हुआ मिडिल एजड आदमी बताता है, जिसे एक बनी और लिटिल पोटैटो मिल गए। यहाँ बनी यूनवू है और लिटिल पोटैटो उन दोनों की बच्ची है। सच कहूँ तो यह शायद इस स्टोरी का सबसे मेमोरेबल डायलॉग था। अंतिम मोमेंट्स में यूनवू कहता है कि अब से वह भी उसके परिवार का हिस्सा है। यही कहानी का इमोशनल सर्कल पूरा हो जाता है। शुरुआत में दोनों स्ट्रेंजर्स थे, फिर पार्टनर्स बने, फिर पेरेंट्स की तरह बच्ची की देखभाल करने लगे और अब आधिकारिक रूप से एक परिवार बन चुके हैं। नेक्स्ट सीन काफ़ी शांत और घरेलू माहौल से शुरू होता है। हम देखते हैं कि यूनवू, हेवुन और उनकी छोटी बच्ची घर पर आराम से समय बिता रहे हैं। टीवी चल रहा है और उसी दौरान एक बड़ी खबर सामने आती है। न्यूज़ में बताया जाता है कि एक बड़े ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है और इसके पीछे जुवेनाइल रिफॉर्मेशन सेंटर से जुड़े कनेक्शन थे। यही यूनवू को एहसास होता है कि इस पूरे मामले को उजागर करने में हेवुन का भी योगदान था। मेरे हिसाब से यह मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पता चलता है कि हेवुन का कैरेक्टर सिर्फ फैमिली मैन बनकर नहीं रह गया, बल्कि उसने अपने अतीत की गलतियों को सुधारने की भी कोशिश की। यानी वह केवल अपनी जिंदगी बदलना नहीं चाहता था, बल्कि उस सिस्टम को भी बेनकाब करना चाहता था जिसका वह कभी हिस्सा था। इसके बाद डॉबेल बजती है और यही कहानी हमें एक ऐसा मोमेंट देता है जिसका इंतजार काफ़ी समय से था। दरवाजे पर सूह्यन खड़ा होता है। सच कहूँ तो मुझे शुरुआत में लगा था कि शायद यहाँ कोई नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा, लेकिन ऑथर ने पूरी तरह अलग रास्ता चुना। जब सूह्यन और यूनवू आमने सामने बैठते हैं तो दोनों के बीच एक मैच्योर कॉन्वर्सेशन होती है। सूह्यन माफ़ी मांगने आता है और फिर यूनवू एक ऐसी बात कहता है जो पूरे स्टोरी की सबसे मजबूत डायलॉग सीक्वेंस बन जाती है। वह स्वीकार करता है कि कभी उसने सोचा था कि शायद सूह्यन के साथ उसकी ज़िंदगी ज़्यादा सुरक्षित और स्थिर होती, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उसे अपनी वर्तमान जिंदगी पसंद है और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह पहली बार खुद को सच में शांति महसूस करते हुए पाता है। मेरे अनुसार ये सिर्फ एक कन्फेशन नहीं था,
ये यूनवू के कैरेक्टर आर्क का कंक्लूजन था। पूरी कहानी में वह लगातार असमंजस, डर और अनिश्चितता में जी रहा था, लेकिन अब वह स्पष्ट रूप से जानता है कि वह क्या चाहता है और किसके साथ खुश है। मुझे खास तौर पर सुहियन का जवाब भी पसंद आया। वह किसी मेलोड्रामेटिक रिएक्शन की बजाय स्थिति को समझता है और स्वीकार करता है कि यूनवू आज जिस तरह मुस्कुरा रहा है, शायद वह उसके साथ कभी नहीं मुस्कुराता। ये सीन सरप्राइजिंगली मैच्योर और रियलिस्टिक लगा। इसके बाद हेवुन का रिएक्शन भी मज़ेदार है। वह पीछे से आकर यूनवू को हक करता है और माहौल को फिर से हल्का बना देता है। यहीं से कहानी का दूसरा बड़ा हिस्सा शुरू होता है। अब बात आती है यूनवू के सपने की। वह बताता है कि वह अपनी बेकरी खोलना चाहता है, और ऑनेस्टली मुझे ये सब प्लॉट काफ़ी पसंद आया, क्योंकि इससे पता चलता है कि कहानी अब सिर्फ रोमांस तक सीमित नहीं है। कैरेक्टर्स अपने भविष्य, करियर और परिवार की जिम्मेदारियों के बारे में भी सोच रहे हैं। यूनवू खर्चों, लोन और पार्ट टाइम जॉब की चिंता करता है, लेकिन हेवुन तुरंत एक बात पकड़ लेता है। वह पूछता है कि इस पूरे प्लान में हम कहाँ हैं, और मुझे लगता है कि यही इस कहानी का सबसे अंडररेटेड डायलॉग है, क्योंकि हेवुन सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प की बात नहीं कर रहा, वह ये कह रहा है कि अब उनकी जिंदगी अलग अलग नहीं बल्कि साझा है। अगर एक सपना है तो वह दोनों का सपना है। इसके बाद दोनों के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक और कॉमेडी देखने को मिलती है, और यही चीज़ मुझे उनकी केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पसंद आती है। कहानी लगातार इमोशनल और सीरियस नहीं रहती। ऑथर समय समय पर ह्यूमर डालकर कैरेक्टर्स को और ज़्यादा नेचुरल बना देता है। नेक्स्ट सीन में भी दोनों की वही प्लेफुल एनर्जी बनी रहती है, लेकिन यहाँ फोकस फिजिकल रोमांस से ज़्यादा इस बात पर है कि अब वे एक मैरिड कपल की तरह रोजमर्रा की जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, और यही बात इस कहानी को खास बनाती है। अगली सुबह का सीन शुरू होते ही ऐसा लगता है कि इन दोनों की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी है। कल तक जो लोग अपनी ही लाइफ संभाल नहीं पा रहे थे, आज वही अपनी बेटी की परवरिश में पूरी तरह बिजी हैं। यूनवू अभी भी सोफे पर पड़ा हुआ होता है और आंखें खोलते ही बोलता है, आज मैं सच में रिटायर होना चाहता हूँ। और बडी, अगर घर में हम छोटे बच्चे होते हैं तो शायद हर पेरेंट कभी ना कभी यही सोचता होगा। लेकिन हेवुन बिना एक सेकंड गवाए जवाब देता है, अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। मतलब ब्रो, अब तुम्हारी लाइफ तुम्हारी नहीं रही। इसके बाद हेवुन अपनी बेटी को गोद में लेकर उसे देखता है और प्यार से कहता है, वाह, हमारी बेटी आजकल इतनी गोल मटोल क्यों हो गई है, ये तो पूरी आटे की गेंद बन गई है। और सच बताऊं तो ये डायलॉग सुनकर हंसी भी आती है और क्यूट भी लगता है। फिर वह बेटी को हवाई जहाज की तरह ऊपर उठाकर खिलाने लगता है। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी आता है। हेवुन अचानक बोल देता है, वैसे मैंने इसका हाई प्रोटीन डेयरी फॉर्मूला भी चख लिया था, और सच कहूं तो बुरा नहीं था। गाइस, यह आदमी कभी कभी ऐसी बातें कर देता है कि समझ ही नहीं आता हंसा जाए या हैरान हुआ जाए। उसी समय उनकी बेटी भी अपने पापा पर अटैक कर देती है। वह हेवुन के बाल इतनी जोर से पकड़ लेती है कि बेचारे की हालत खराब हो जाती है। ऊपर से पैरों से उसके चेहरे पर भी मारने लगती है, और इधर यूनवू मदद करने की बजाय बोलता है, बहुत बढ़िया, और जोर से खींचो बड़ी, ऐसा सपोर्टिव हस्बैंड किसे मिलेगा। तभी यूनवू के फोन पर वीडियो कॉल आ जाती है। दूसरी तरफ से उनका दोस्त बोलता है, कैमरा ऑन करो, क्या कर रहे हो। यूनवू थोड़ी नॉर्मल बातें करता है, लेकिन उधर हेवुन बेटी के साथ खेलने में इतना बिजी होता है कि कैमरे के सामने आकर खुद ही बोल देता है, बेटी के पापा यहाँ हैं। मुझे ये चीज़ काफ़ी पसंद आई कि अब हेवुन बिना किसी झिझक के अपने परिवार को लेकर खुलकर खुश दिखाई देता है। अब कहानी सीधे वाटर पार्क पहुंच जाती है, और ऑनेस्टली स्टोरी का सबसे होलसम हिस्सा यही था। एक तरफ हेवुन अपनी बेटी के साथ पानी में खेल रहा होता है, दूसरी तरफ यूनवू के दोस्त का हस्बैंड भी अपने बच्चे के साथ एंजॉय कर रहा होता है, जबकि यूनवू और उसका दोस्त आराम से बैठकर बातें कर रहे होते हैं। यही पता चलता है कि उसका दोस्त दूसरी बार पिता बनने वाला है। वह मुस्कुराकर पूछता है, और तुम लोग दूसरा बच्चा कब प्लान कर रहे हो। अब यूनवू का जवाब सुनकर साफ पता चलता है कि उसका कैरेक्टर कितना मैच्योर हो चुका है। वह कहता है कि पहले उसकी माँ कहा करती थी, परिवार इंसान को उसकी सोच से भी ज्यादा खुशियाँ देता है, और तब शायद उसे इस बात का मतलब समझ नहीं आता था। लेकिन आज जब वह हेवुन और अपनी बेटी को साथ खेलते हुए देखता है, तब उसे एहसास होता है कि उसकी माँ बिल्कुल सही थी। इतना ही नहीं, वह ये भी कह देता है कि अगर उनका दूसरा बच्चा हुआ तो वह चाहता है कि वह बिल्कुल हेवुन जैसा हो। अरे बड़ी,
ये वही यूनवू है जो कभी हेवुन को देखकर चिढ़ जाता था और आज उसी इंसान जैसा बच्चा चाहता है। इससे बड़ा कैरेक्टर डेवलपमेंट शायद ही देखने को मिले। उसका दोस्त फिर मजाक में बोलता है, अगर बस इतना ही करना था तो मुझे स्कूल के दिनों से तुम्हारा पीछा करना चाहिए था। और दोनों हंस पड़ते हैं। रात को हेवुन बेटी को सुलाकर कमरे में आता है। कमरे में पूरी तरह अंधेरा होता है। जैसे ही वह लाइट ऑन करता है, यूनवू तुरंत बोलता है, लाइट बंद करो। लेकिन असली सरप्राइज तब मिलता है जब यूनवू पहली बार उसे प्यार से हनी कहकर बुलाता है। गाइस, हेवुन का एक्सप्रेशन देखने लायक होता है। उसे खुद यकीन नहीं होता कि उसने सही सुना है। इसके बाद दोनों के बीच हल्की फुल्की फ्लर्टिंग और मज़ेदार नोकझोंक शुरू हो जाती है। हेवुन अपनी आदत के मुताबिक लगातार रोमांटिक बातें करता रहता है और यूनवू उसे हमेशा की तरह पर्वत कहकर चिढ़ाता है। आखिर में दोनों अपने निजी और रोमांटिक पल साथ बिताते हैं। ये सीन दिखाता है कि अब उनके रिश्ते में झिझक की जगह भरोसा, अपनापन और गहरा प्यार आ चुका है। पर्सनली मुझे इस सेगमेंट की सबसे अच्छी बात यही लगी कि यहाँ कोई बड़ा विलेन, कोई ड्रामा या कोई ट्विस्ट नहीं है। सिर्फ एक परिवार है जो छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढना सीख चुका है। और कभी कभी ऐसी ही शांत कहानी सबसे ज्यादा दिल को छू जाती है। अगली सुबह शुरू होते ही हेवुन फिर से अपनी पुरानी हरकतों पर उतर आता है। आँख खुलते ही सबसे पहले वह यूनवू से कहता है, प्लीज आज भी मुझे हनी कहकर बुलाओ, माय लव। और गाइस, इस इंसान को सुबह उठते ही प्यार चाहिए। वही यूनवू हमेशा की तरह बिना टाइम बर्बाद किए बोल देता है, सुबह सुबह ही कैसी बकवास शुरू कर दी। लेकिन हेवुन मानने वालों में से कहाँ है। वह यूनवू से चिपक जाता है और कहता है, आज हमारा टूर का आखिरी दिन है, बस एक छोटा सा एहसान कर दो। आखिरकार यूनवू आधे मन से बोल देता है, ठीक है हनी, अब हटोगे, मुझे नहाना भी है। बस इतना सुनना था कि हेवुन का पूरा दिन बन जाता है। वह मुस्कुराते हुए बिस्तर से उठता है और कहता है, आज की सुबह तो बहुत हॉट है। सच बताऊं, इस आदमी को खुश करने के लिए सिर्फ एक हनी ही काफ़ी है। अब चारों लोग साथ में नाश्ता करने निकलते हैं। यूनवू का दोस्त मजाक करते हुए पूछता है, इतने बिजी हो गए कि नाश्ता करने का भी टाइम नहीं मिला। इधर हेवुन यूनवू से तुरंत बोल देता है, चलो साथ चलते हैं। लेकिन यूनवू फिर भी उसकी टेंशन लेता है और कहता है, ध्यान रखना, ठीक से कपड़े पहन लेना। ये सुनकर हेवुन का दोस्त हंसते हुए बोल पड़ता है, यार तुम दोनों अभी भी न्यूलीवेड्स जैसी हरकतें करते हो। अब यूनवू भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वह तुरंत जवाब देता है, आप लोग भी तो न्यूलीवेड्स ही हो। इसके बाद जो बातचीत होती है उसने तो पूरा माहौल ही कॉमेडी बना दिया। दोस्त मजाक में कहता है कि उनके घर में तो दोनों बड़े समझदार हैं और बिल्कुल सभ्य तरीके से सोते हैं। लेकिन उसका पति बिना कुछ बोले अपने शरीर पर पड़े लव बाइट मार्क्स दिखा देता है और बस सारा झूठ वही खत्म। हेवुन तो ये देखकर और भी खुश हो जाता है और बोलता है, वाह, तो मैं अकेला नहीं हूँ बड़ी, इस पूरे ग्रुप में कोई भी सीधा नहीं है। इसके बाद हेवुन जानबूझकर यूनवू को बार बार माय लव कहकर छेड़ता रहता है और यूनवू हर बार उसे घूरने लगता है। इन दोनों की यही छोटी छोटी नोकझोंक इस कहानी को इतना मज़ेदार बनाती है। सीन चेंज होता है और कहानी वापस घर पहुंचती है। हेवुन कैलेंडर देखकर अकेले ही मुस्कुराने लगता है। पहले तो लगता है शायद कोई एनिवर्सरी होगी, लेकिन नहीं, जनाब ने तो एक अलग ही दिन मार्क करके रखा हुआ था। वह खुशी खुशी यूनवू के पास आता है और पूछता है, तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है? यूनवू बिना उसकी तरफ देखे ही जवाब देता है, क्या फिर से कोई अजीब बात करने वाले हो? और सच कहूं तो उसे पहले से अंदाजा था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। हेवुन बड़े गर्व से बताता है कि उसने आज के लिए खास तैयारी की है। इतना कहकर वह कुछ दिखाता है, काऊ कॉस्ट्यूम। गाइस, मैंने बहुत कपल्स आउटफिट देखे हैं, लेकिन ये पहली बार था कि किसी ने पूरा डेयरी काऊ थीम तैयार कर लिया। हेवुन बड़ी मासूमियत से कहता है, देखो, मैंने पूरे एक हफ्ते सोचकर खरीदा है और हमारा बेबी भी यही पहनेगा। लेकिन यूनवू का चेहरा देखने लायक होता है। वह सीधा बोल देता है, मैं नहाकर आता हूँ, तब तक इसे मेरी नज़रों से दूर कर दो। अब लगता है मामला यही खत्म हो जाएगा। लेकिन हेवुन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। जब यूनवू नहाकर वापस आता है तो सामने हेवुन पहले से ही पूरा काऊ कॉस्ट्यूम पहनकर खड़ा होता है। और सबसे बड़ा सरप्राइज, उनकी छोटी बेटी भी बिल्कुल उसी जैसी ड्रेस पहने होती है। अब मानना पड़ेगा, बेटी को देखकर कोई भी मना नहीं कर पाएगा। हेवुन बड़ी उम्मीद से पूछता है, अब तो पहन लोगे ना?
यूनवू ऊपर से गुस्सा दिखाता है, लेकिन अंदर से साफ दिखाई दे रहा होता है कि उसका दिल पिघल चुका है। वह हेवुन की आंखें बंद करता है और कहता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ इस बार हेवुन खुशी से उछलने लगता है। लेकिन अगले ही पल यूनवू उसे घर के बाहर ले जाकर खड़ा कर देता है और दरवाज़ा बंद करते हुए बोलता है, काओ को तो बाहर ही रखा जाता है। अगर ठंड लग रही है तो यही कपड़े पहन लो। बड़ी, ये पल इतना अनएक्सपेक्टेड था कि हंसी रुकती ही नहीं। कुछ देर बाद जब बाहर से बिल्कुल आवाज़ नहीं आती तो यूनवू को खुद चिंता होने लगती है। उधर हेवुन बेचारा बाहर खड़ा होकर ड्रामेबाजी शुरू कर देता है। माय लाओ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे अंदर आने दो। और आखिरकार यूनवू का दिल पिघल ही जाता है। वह दरवाज़ा खोलता है, खुद भी वही काव कॉस्ट्यूम पहन लेता है और फिर तीनों मिलकर एक फैमिली फ़ोटो क्लिक करते हैं। ऑनेस्टली मुझे इस सेगमेंट की सबसे अच्छी बात यही लगी कि इसमें कोई बड़ा ट्विस्ट नहीं है, सिर्फ छोटी छोटी फैमिली मोमेंट्स हैं, लेकिन वही इस कहानी को इतना यादगार बना देते हैं। फाइनली उनकी फैमिली फ़ोटो देखकर सच में ऐसा लगता है कि इन दोनों का सफ़र अब पूरी तरह एक खुशहाल परिवार में बदल चुका है। सीन कट होकर अगली सुबह पर आता है। अब हम देखते हैं कि यूनवू ने आखिरकार अपना सपना पूरा कर लिया है और अपनी खुद की बेकरी शॉप खोल ली है। सच कहूँ तो उसके पूरे सफ़र को देखने के बाद यह मोमेंट काफ़ी सेटिस्फाइंग लगता है। जिसने कभी इतनी मुश्किलें झेली थीं, आज वही अपने दम पर नई शुरुआत कर रहा है। यूनवू दुकान की सफाई कर ही रहा होता है कि तभी हेवुन वहां पहुंच जाता है। यूनवू सबसे पहले उससे पूछता है, अभी अभी आए हो? फिर वह दुकान के बाहर लगे पोस्टर की तरफ इशारा करके पूछता है, तुम्हें नहीं लगता इसका रंग थोड़ा ज़्यादा चमकीला है? लेकिन हेवुन तो जैसे पहले से ही पूरी तैयारी करके आया था। वह मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। जब यूनवू पूछता है कि इतना सब करवाने में बहुत पैसे तो नहीं लग गए, तब हेवुन बड़ी आराम से जवाब देता है, मैंने अपनी सारी सेविंग्स इसमें लगा दी हैं। अब तो हमें खूब मेहनत करनी पड़ेगी। बड़ी, किसी के सपने के लिए अपनी पूरी बचत लगा देना, यही दिखाता है कि वह यूनवू पर कितना भरोसा करता है। फिर वह प्यार से यूनवू के माथे पर किस करता है और कहता है, आज रात इस नई शुरुआत का जश्न मनाएंगे। इतना सुनकर यूनवू भी मुस्कुरा देता है और पूछता है, डिनर में क्या खाना चाहोगे? आज मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगा। अब यहाँ लगता है कि हेवुन सीधे घर जाएगा, लेकिन नहीं, वह बताता है कि उसे एक ट्रेनिंग सेशन में जाना है। और तभी वह यूनवू के हाथ में एक पैम्फलेट देता है। यूनवू उसे पढ़ता है और अगले ही पल उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखने लायक होता है। कैटल फार्मिंग मतलब ब्रो, अचानक गाय भैंस पालने का आइडिया कहाँ से आ गया? हेवुन बड़े गर्व से कहता है, मैं अपना रांच शुरू करने की सोच रहा हूँ। फिर वह बताता है कि अगर अपना मिल्क होगा तो बेकरी में होममेड क्रीम भी इस्तेमाल कर पाएंगे। अब मानना पड़ेगा, इस बार उसकी बात सुनकर पहली बार लगा कि वह सिर्फ मजाक नहीं कर रहा। लेकिन यूनवू का दिमाग फिर भी दूसरी दिशा में चला जाता है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर साफ पता चल जाता है कि उसने कुछ और ही सोच लिया है। हेवुन तुरंत पूछ बैठता है, अरे तुम आखिर सोच क्या रहे हो? यही यूनवू शर्माते हुए बात बदल देता है और उसे जल्दी जाने के लिए धक्का दे देता है। फिर मन ही मन कहता है, लगता है मैं भी अजीब हो गया हूँ, क्योंकि मैं इतने बिगड़े हुए इंसान के साथ रहता हूँ। और ऑनेस्टली इस लाइन पर हंसी आना तो बनता है। अब रात हो चुकी है, यूनवू बेड पर लेटा है, बच्चा आराम से सो रहा है, लेकिन हेवुन अभी तक घर नहीं लौटा। अब यूनवू के मन में तरह तरह के सवाल आने लगते हैं। वह सोचता है, आधी रात तक कौन सी ट्रेनिंग चलती है? इस टाइम तो गायें भी सो चुकी होंगी। और यहीं से ओवरथिंकिंग शुरू हो जाती है। जितनी देर हेवुन नहीं आता, उतना ही यूनवू बेचैन होता जाता है। आखिरकार इंतजार करते करते उसे नींद आ जाती है। आधी रात में अचानक उसका हाथ किसी के चेहरे से टकराता है। वह बिना आँख खोले ही बोल देता है, ये कौन सा शैतान है? लेकिन जैसे ही आंखें खुलती हैं, सामने हेवुन होता है और उसके पास एक छोटा सा नोट रखा होता है, जिसमें लिखा होता है, मुझे कसकर पकड़ कर सो जाना, माय लव। अब यूनवू पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है और यही कहानी हमें कुछ घंटे पीछे ले जाती है। असल में जब हेवुन घर लौटा था, तब यूनवू पहले से ही सो चुका था। वह चुपचाप कमरे में घुसता है ताकि बच्चा न जाग जाए, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं देता और बेचारा सीधे फर्श पर गिर पड़ता है। सबसे मज़ेदार बात यह है कि वह दर्द से चिल्ला भी नहीं सकता, क्योंकि बच्चा जाग जाएगा। सच में
ये सीन जितना छोटा है उतना ही फनी भी है। अब वापस प्रेजेंट में आते हैं। यूनवो उसे अपने पास बुलाता है और पूछता है, तुम इतनी देर से क्यों आ रहे हो? लेकिन जवाब देने से पहले ही यूनवो अपनी सारी फीलिंग्स बाहर निकाल देता है। वह कहता है, मुझे लगा शायद अब तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ समय नहीं बिताना चाहते। और यही पहली बार समझ आता है कि ऊपर से कितना भी मजबूत दिखने वाला इंसान अंदर से उतना ही डरता भी है। लेकिन हेवुन तुरंत एक छोटा सा बॉक्स निकालता है और उसके अंदर होती है एक रिंग। वह मुस्कुराकर कहता है, जब मैं जेल में था तभी से इसकी तैयारी कर रहा था। मैं तुम्हें फिर से सही तरीके से प्रपोज करना चाहता था। सच कहूँ तो ये पल स्टोरी का सबसे इमोशनल मोमेंट था। यूनवू को एहसास हो जाता है कि उसने बिना पूरी बात जाने ही गलत सोच लिया था। वह हेवुन से कहता है, अब से मुझसे कुछ मत छिपाना, हर बात मुझे बताया करो। हेवुन भी तुरंत हाँ कह देता है और बड़े प्यार से उसकी उंगली में रिंग पहना देता है। उसके बाद यूनवू मुस्कुराकर कहता है, अब मैंने मान लिया है कि हमें पूरी जिंदगी साथ ही बितानी है। और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। कुछ समय बाद कहानी हमें एक खूबसूरत टाइम स्किप दिखाती है। अब यूनवो और हेवुन सिर्फ एक बच्चे के नहीं बल्कि दो प्यारे बच्चों के माता पिता बन चुके हैं। दोनों आराम से बैठकर पुराना फोटो एल्बम देख रहे होते हैं और हर तस्वीर के साथ पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। एक फोटो हाथ में लेकर यूनवो मुस्कुराते हुए कहता है, हनी, तुम्हें वो दिन याद है जब हमारी लिटिल पोटैटो ने रोते रोते पूरा केक ही फेंक दिया था? हेवुन भी हंसते हुए जवाब देता है, अरे वो तो उसके छोटे भाई का पहला बर्थडे केक था। फिर एक और फोटो देखकर हेवुन को अपने दोस्तों के बच्चों की याद आ जाती है। वह मजाक में बताता है कि कुछ दिनों के लिए 3 शरारती बच्चों की जिम्मेदारी उस पर आ गई थी और उन तीनों ने मिलकर उसकी हालत खराब कर दी थी। बड़ी, जिस हेवुन को कभी अपनी ही लाइफ संभालनी मुश्किल लगती थी, वही अब बच्चों की देखभाल के किस्से सुनाकर हंस रहा है। यही असली कैरेक्टर डेवलपमेंट है। इसी बीच हेवुन अपने बेटे की फोटो देखकर मुस्कुराता है और कहता है, देखो, ये तो बिल्कुल मेरे बचपन जैसा दिखता है। इसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी मेरे जैसे ही हैं। इसके बाद वह 2 बियर कैंस लेकर आता है और यूनवू को बताता है, बच्चे आराम से सो चुके हैं। और काफी समय बाद दोनों को अकेले बैठकर सुकून से बातें करने का मौका मिलता है। यूनवू भावुक होकर कहता है, जब हम पहली बार डिटेक्टिव एजेंसी में मिले थे तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन तुम्हारे साथ इतना खूबसूरत परिवार बसाऊंगा। लेकिन अब तुम्हारे साथ रहना मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी बात लगती है। सच कहूँ तो यही डायलॉग पूरी कहानी का सार बता देता है। शुरुआत नफरत, गलतफहमियों और टकराव से हुई थी, लेकिन आखिर में वही रिश्ता भरोसे, प्यार और एक खुशहाल परिवार में बदल गया। हेवुन हमेशा की तरह माहौल हल्का करने की कोशिश करता है तो यूनवू हंसते हुए उसे फिर बिगड़ा हुआ बूढ़ा आदमी कह देता है। फिर हेवुन शरारत से पूछता है, तो क्या तुम्हें उस दिन मेरे प्रपोजल का कोई पछतावा है? यूनवू पहले थोड़ा नखरा दिखाता है लेकिन अगले ही पल मुस्कुराकर कह देता है, मजाक कर रहा था, हनी। और आगे कहता है, मेरे परिवार का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। और हेवुन भी मुस्कुराकर जवाब देता है, अब से हमेशा मेरा ख्याल रखना, माय लव। सीन की शुरुआत होती है समुद्र किनारे से, जहां कुछ लोग सर्फिंग एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन अलेहांड्रो की नज़र सर्फेस पर नहीं बल्कि किसी और चीज को ढूंढ रही होती है। वह धीरे से विस्पर करता है, यही जगह है, जिससे साफ पता चलता है कि वह किसी खास मकसद से यहाँ आया है। उसके साथ उसकी नूना भी होती है, जो एक्साइटेड होकर उसे बताती है कि इस कैफेटेरिया के रिव्यूज काफी शानदार हैं। लेकिन अलेहांड्रो का रिएक्शन थोड़ा अलग होता है। वह कहता है कि कहीं और भी जा सकते थे, क्योंकि उसे तो वैसे भी खाने का स्वाद महसूस नहीं होता। यहाँ मुझे लगता है कि ऑथर सिर्फ फूड की बात नहीं कर रहे, बल्कि अलेहांड्रो की इमोशनल स्टेट भी दिखा रहे हैं। अंदर से वह इतना खाली हो चुका है कि अब किसी चीज में खुशी महसूस नहीं होती। नूना मजाक में कहती है कि यहाँ वो उसके लिए नहीं बल्कि अपने भाई के लिए आई है। यानी माहौल थोड़ा हल्का बन जाता है। लेकिन ऑडियंस शायद ऑलरेडी समझ चुकी होती है कि अलेहांड्रो का असली रीजन खाना नहीं बल्कि किसी को ढूंढना है। अब फ्रेम कैफेटेरिया के अंदर शिफ्ट होता है, जहां टीसीओ या कहे फिलिप किचन में खाना बना रहा होता है। उसके 2 ट्विन्स बच्चे लगातार शरारत कर रहे हैं। एक एक्स्ट्रा एग मांग रहा है तो दूसरा कह रहा है कि भाई को सिर्फ कैरेट्स दो। ऑनेस्टली ये सीन काफी होलसम फील देता है। इतने हैवी इमोशनल सेटअप के बीच बच्चों की इनोसेंस एटमॉस्फेयर को बैलेंस कर देती है।
फिलिप दोनों को प्यार से समझाता है कि टेबल पर हाथ मत मारो और दोनों को बराबर खाना मिलेगा। इससे साफ दिखता है कि अब उसकी प्रायोरिटी सिर्फ अपने बच्चे हैं। यानी जिसने कभी दर्द झेला था, वही अब एक केयरिंग फादर बन चुका है। उसी समय अलेहांड्रो और उसकी नूना कैफेटेरिया के अंदर एंटर करते हैं। अलेहांड्रो बाहर से इस जगह को देखकर कहता है कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल कैफेटेरिया लग रही है। लेकिन गाइस, कई बार सबसे ऑर्डिनरी दिखने वाली जगहों पर ही सबसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी मोमेंट्स हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। और फिर आता है वो मोमेंट जिसका ऑडियंस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अलेहांड्रो अंदर कदम रखता है, उसे एक फेमिलियर स्मेल महसूस होती है। वह हैरान होकर सोचता है कि ये खुशबू इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। अगले ही पल उसकी नज़र फिलिप पर पड़ती है और फिलिप भी उसे देख लेता है। दोनों कुछ सेकंड्स तक बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। बिना किसी बैकग्राउंड म्यूजिक के भी ये साइलेंस बहुत कुछ बोल देता है। मेरी ओपिनियन में ये सीन डायलॉग से ज़्यादा एक्सप्रेशंस पर डिपेंड करता है और यही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। फिलिप सबसे पहला सवाल पूछता है, तुम यहाँ कैसे? सिचुएशन ऑकवर्ड होने लगती है, लेकिन तभी अलेहांड्रो की नूना बीच में आकर माहौल संभाल लेती है। वह कैजुअली कहती है कि रिव्यूज सुनकर यहाँ आई थी और दोनों आराम से बात कर सकते हैं। ये छोटा सा इंटरप्शन सीन को थोड़ा नेचुरल बना देता है। अलेहांड्रो पूछता है कि इतने सालों में फिलिप कैसा रहा, लेकिन फिलिप का पहला कंसर्न कुछ और होता है। वह पूछता है कि आखिर अलेहांड्रो को ये जगह मिली कैसे। यानी साफ दिख रहा है कि उसके अंदर अब भी पुराने डर बाकी हैं। इसी बीच ट्विंस अपने पापा से एक्स्ट्रा एग और बेकन की डिमांड करने लगते हैं। फिलिप तुरंत बच्चों को देखने लगता है। अब यहाँ अलेहांड्रो बच्चों को देखकर मन ही मन अस्यूम कर लेता है कि फिलिप की शादी हो चुकी है। लेकिन ऑडियंस जानते हैं कि यही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग बनने वाली है, क्योंकि असलियत इससे बिल्कुल अलग है। फिलिप बच्चों को संभालने के बाद अलेहांड्रो की तरफ मुड़ता है, लेकिन अलेहांड्रो उसे शादी की बधाई दे देता है। यहाँ फिलिप कुछ कहना चाहता है, लेकिन अलेहांड्रो खुद ही कंक्लूजन पर पहुंच चुका होता है। मेरे हिसाब से यही इस सीन की सबसे पेनफुल बात है। कई बार इंसान सामने वाले की बात पूरी सुने बिना अपनी कहानी खुद बना लेता है और बाद में वही गलतफहमी सबसे बड़ा दर्द बन जाती है। अलेहांड्रो कहता है कि वह यहाँ सिर्फ कोइंसिडेंस से आया है और उसकी कोई जासूसी नहीं कर रहा। दूसरी तरफ फिलिप नॉर्मल बिहेवियर मेंटेन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि अंदर बहुत कुछ चल रहा है। सीन फिर रात में शिफ्ट हो जाता है। फिलिप दुकान जल्दी बंद करता है और लैरी से फोन पर बात कर रहा होता है। तभी अचानक उसके सामने अलेहांड्रो फिर से आ जाता है। इस बार अलेहांड्रो साफ कहता है कि वह सिर्फ कुछ देर बात करना चाहता है। दोनों चलते चलते बातचीत शुरू करते हैं। अलेहांड्रो फाइनली अपने अतीत की सारी गलतियां एक्सेप्ट करता है। वह बताता है कि उसने ड्रग्स से जुड़ा हर काम छोड़ दिया है, रिहैब सेंटर शुरू किया है, हॉस्पिटल बनाया है और अपनी दौलत लोगों की मदद में लगा दी है। ये कैरेक्टर डेवलपमेंट काफी स्ट्रॉन्ग लगता है, क्योंकि पहली बार अलेहांड्रो एक्सक्यूजेस नहीं देता, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। लेकिन फिलिप का रिएक्शन बहुत ठंडा रहता है। वह कहता है, मैं अब तुम्हारा प्रिजन ऑफिसर नहीं हूँ और मेरा नाम टीसीओ नहीं, फिलिप है। ये डायलॉग सिर्फ नाम बदलने की बात नहीं करता, सिंबॉलिकली ये दिखाता है कि उसने अपनी पुरानी आइडेंटिटी और अपने पुराने दर्द दोनों पीछे छोड़ने की कोशिश की है। अलेहांड्रो समझ जाता है कि शायद वह बहुत देर से आया है। फिलिप वहां से जाने लगता है, लेकिन अलेहांड्रो उसका हाथ पकड़कर सिर्फ एक बात कहता है। अगर उसे लगता है कि उसका आना ही फिलिप के लिए तकलीफ है, तो वह आज के बाद कभी उसके सामने नहीं आएगा। बडी, यही लाइन सुनकर पहली बार फिलिप का भावनाओं पर काबू टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसी समय बारिश भी शुरू हो जाती है। मूवीज और ड्रामास में रेन अक्सर इमोशंस का सिंबल होती है और यहाँ भी एग्जैक्टली वही देखने को मिलता है। फिलिप दर्द के साथ पूछता है कि अगर अलेहांड्रो की शादी हो चुकी है, तो फिर वह ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, जैसे अब भी उसे प्यार करता हो। लेकिन अगले ही पल पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है। अलेहांड्रो बताता है कि शादी उसकी नहीं, उसकी बहन की थी। सुबह जिस लड़की को फिलिप ने उसकी वाइफ समझा था, वो उसकी सिस्टर थी। और ऑनेस्टली, यही वो ट्विस्ट है जिसने पूरे इमोशनल टेंशन को एकदम नई डायरेक्शन दे दी। बारिश से बचने के लिए दोनों एक शेड के नीचे आ जाते हैं। अब पहली बार दोनों बिना गुस्से के नॉर्मल तरीके से बात करते हैं। फिलिप अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग पर शर्मिंदा होता है और अलेहांड्रो भी थोड़ा राहत महसूस करता है। फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं
मेरे हिसाब से ये सिर्फ हाथ पकड़ना नहीं, बल्कि 5 साल बाद ट्रस्ट की पहली स्टेप है। इसके बाद फिलिप कहता है कि अभी भी उनके बीच बहुत सारी बातें बाकी हैं। वह अलेहांड्रो को अपने घर चलने का इनविटेशन देता है, क्योंकि बारिश रुकने तक बाहर रुकना मुश्किल है। लेकिन तभी अलेहांड्रो फिर एक और मिसअंडरस्टैंडिंग में फंस जाता है। वह लैरी का नाम सुनकर सोचता है कि शायद वही बच्चों का फादर है। फिलिप पहले तो हैरान होता है, फिर उसे सारी मिसअंडरस्टैंडिंग याद आती है और वह हंस पड़ता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि लैरी सिर्फ बच्चों को बीच ले जाने वाला फैमिली फ्रेंड है, यानी बच्चों का उससे कोई बायोलॉजिकल कनेक्शन नहीं। लेकिन अलेहांड्रो अभी भी पूरी सच्चाई नहीं जानता। यही सस्पेंस इस सीन को और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। और आखिर में दोनों फिलिप के घर पहुंच जाते हैं। अलेहांड्रो अभी तक ये नहीं जानता कि जिन ट्विंस को वह किसी और के बच्चे समझ रहा है, वो असल में उसके अपने बच्चे हैं। जब ये सच्चाई सामने आएगी, तब अलेहांड्रो का रिएक्शन क्या होगा? सीन फिलिप के घर वापस आता है और फिलिप अलेहांड्रो से कहता है कि वह कुछ कपड़े लेने जा रहा है, बस 1 मिनट इंतजार करे। लेकिन तभी अचानक घर के अंदर से उसके बच्चे दौड़ते हुए आते हैं और अपने पापा से चिपक जाते हैं। बच्चों का अपने पिता को देखकर इतना एक्साइटेड होना काफी हार्ट टचिंग मोमेंट था, क्योंकि इन 5 सालों में फिलिप ने अकेले ही इन दोनों बच्चों को संभाला था। जब फिलिप बच्चों से पूछता है कि क्या वे अभी तक सोए नहीं थे, तो यहाँ एक क्यूट फैमिली मोमेंट देखने को मिलता है। लेकिन अलेहांड्रो के लिए यह पूरा सिचुएशन काफी कंफ्यूजिंग था। फिलिप मजाक में कहता है कि लैरी से मिलवाने से पहले क्यों ना वह अलेहांड्रो को अपने बच्चों से मिलवा दे। और तभी बच्चे अलेहांड्रो को देखकर कहते हैं कि पापा एक स्ट्रेंजर को घर लेकर आए हैं। अब यहाँ अलेहांड्रो का रिएक्शन देखने लायक होता है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि फिलिप की जिंदगी में इतना कुछ बदल चुका है। फिलिप दोनों बच्चों को इंट्रोड्यूस करता है। वह बताता है कि नीचे की तरफ बाल वाले बच्चे का नाम डेनिसन है और ऊपर की तरफ बाल वाले बच्चे का नाम एनिसन है। लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी था। तभी सीढ़ियों से लैरी आते हैं, जो फिलिप के पिता हैं। लैरी अलेहांड्रो से बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मिलते हैं और कहते हैं कि अगर दोनों ने खाना नहीं खाया है तो वह उनके लिए सैंडविच बना सकते हैं। लेकिन अलेहांड्रो के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। उसे लगता है कि लैरी शायद फिलिप यानी टीसीओ के हस्बैंड हैं। यही मिसअंडरस्टैंडिंग इस सीन को थोड़ा फनी भी बना देती है। अलेहांड्रो जब लैरी को हाथ मिलाते हुए देखता है, तो फिलिप उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस नोटिस कर रहा होता है। फिलिप मन में सोचता है कि अलेहांड्रो पूरी तरह शॉक्ड हो गया है, जैसे वह रिएक्ट करना ही भूल गया हो। फिर फिलिप उसे बताता है कि लैरी उसके फादर हैं और बच्चों का डायलॉग इस कंफ्यूजन को और क्लियर कर देता है कि लैरी उनके ग्रैंडफादर हैं। ये छोटा सा मोमेंट दिखाता है कि अलेहांड्रो अभी भी फिलिप की पूरी जिंदगी से कितना अनजान था। इसके बाद दोनों अकेले बैठकर बात करते हैं। अलेहांड्रो फिलिप से पूछता है कि उसे उसके रेस्टोरेंट के बारे में कैसे पता चला। तब अलेहांड्रो बताता है कि उसकी बहनों ने उसे बताया था और असल में ये पूरा प्लान उन्हीं का था। फिलिप को ये सुनकर समझ आता है कि अलेहांड्रो का वहां आना सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था। अलेहांड्रो कहता है कि शायद वह अपनी बहनों के प्लान में फंस गया। लेकिन फिर वह एक बहुत इमोशनल बात कहता है। वह कहता है कि उसे इतने साल दूर रहने का रिग्रेट है और यहीं से दोनों के बीच की असली फीलिंग्स सामने आने लगती हैं। फिलिप भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है। वह कहता है कि गलती सिर्फ अलेहांड्रो की नहीं थी, दोनों ही गलतफहमी में थे। फिलिप मानता है कि उसने अपने डर और इनसिक्योरिटी की वजह से अलेहांड्रो को खुद से दूर कर दिया। सबसे पेनफुल बात यह थी कि पिछले 5 साल दोनों के लिए आसान नहीं थे। फिलिप कहता है कि उसे अलेहांड्रो पर गुस्सा भी था, क्योंकि वह वापस नहीं आया, लेकिन फिर भी उसके दिल में उसकी कमी हमेशा रही। और यहाँ सीन का सबसे इमोशनल डायलॉग आता है। फिलिप कहता है कि उसे अपॉलजी या एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए थे। उसे सिर्फ ये सुनना था कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। और अलेहांड्रो आखिरकार वही कहता है। वह बताता है कि उसने फिलिप को हमेशा मिस किया और आज भी उससे प्यार करता है। फिर वो पूछता है कि क्या फिलिप अभी भी उससे प्यार करता है। और फिलिप जवाब देता है, हाँ अलेहांड्रो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसके बाद दोनों के बीच इमोशनल रियूनियन होता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अलेहांड्रो एक ऐसा सवाल पूछता है जो पूरी कहानी बदल देता है। वह पूछता है, बच्चों का पिता कौन है? उसका कहना होता है कि अगर अब से उसे फिलिप और बच्चों की जिम्मेदारी उठानी है, तो बच्चों के पिता को ये जानना चाहिए। लेकिन फिलिप की हंसी के पीछे एक बहुत बड़ा सच छुपा होता है। जब बच्चे फिलिप से गुड नाइट किस मांगते हैं,
तो अलेहांड्रो उन्हें देखकर हैरान रह जाता है। वह सोचता है कि ये दोनों बच्चे इतने ज़्यादा उसके जैसे कैसे दिख सकते हैं, और यही ऑडियंस को भी हिंट मिल जाता है कि शायद ये बच्चे अलेहांड्रो के ही हैं। फिलिप आखिरकार वह सच बताता है जिसे उसने 5 साल पहले बताने की कोशिश की थी। वह बताता है कि वह एक अल्फा है, लेकिन बचपन में उसकी परिस्थितियां अलग थीं। वह इंटरसेक्स था और उसकी मेडिकल जर्नी काफ़ी मुश्किल रही। फिलिप बताता है कि अभी भी वह ट्रीटमेंट और चेकअप्स के लिए हॉस्पिटल जाता है। अलेहांड्रो ये सुनकर पूरी तरह इमोशनल हो जाता है। वह बच्चों को गले लगाता है और रोते हुए कहता है कि उसे माफ़ कर दो। उस समय वह सच समझ नहीं पाया था, और शायद वह वैसा इंसान नहीं था जो इस सिचुएशन को संभाल पाता। ये सीन काफ़ी पावरफुल था क्योंकि यहाँ अलेहांड्रो को सिर्फ बच्चों का सच नहीं पता चलता, बल्कि उसे एहसास होता है कि उसने अपने प्यार को कितनी बड़ी गलतफहमी की वजह से खो दिया था। इसके बाद फिलिप बच्चों को सुलाने जाता है और अलेहांड्रो फैमिली एल्बम देखने लगता है। फिलिप जब वापस आता है तो देखता है कि अलेहांड्रो बच्चों की पुरानी तस्वीरें देख रहा है। वह उसे बताता है कि यह वह समय था जब बच्चे चल भी नहीं पाते थे। फिर वह पहली बार चलने वाली उनकी मेमोरी शेयर करता है। अलेहांड्रो हर छोटी बात सुनना चाहता है, क्योंकि वह उन 5 सालों को वापस महसूस करना चाहता है, जो उसने मिस कर दिए। यहीं पर सीन में दोनों के बीच क्लोजनेस दिखाया जाता है, और सीन मॉर्निंग पर शिफ्ट होता है। अलेहांड्रो फिलिप को प्यार से फॉरहेड किस करता है। अब दोनों की जिंदगी में एक नई शुरुआत दिखाई देती है, लेकिन तभी बच्चों की शरारत शुरू हो जाती है। दोनों बच्चे घर में काफी मेस कर देते हैं और एक दूसरे को क्रेडिट देते हैं। डेनिसन कहता है कि उसने कर दिखाया और एनिसन भी कहता है कि उसने कर दिखाया। अलेहांड्रो उन्हें संभालने के लिए तैयार होता है और फिलिप से कहता है कि वो बच्चों का ध्यान रखेगा, तुम थोड़ा और आराम कर लो। लेकिन फिलिप जाते जाते वार्निंग देता है कि बच्चों की फैलाई हुई गंदगी को टच मत करना। और जब अलेहांड्रो नीचे आता है तो वह देखकर शॉक रह जाता है। वह सिर्फ इतना कह पाता है, वाओ, क्योंकि बच्चों ने पूरा घर उलट-पुलट कर दिया था। लेकिन इस बार अलेहांड्रो पीछे नहीं हटा। वह बच्चों को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, मैं उनका पापा हूँ। और यही इस स्टोरी का सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट है, क्योंकि 5 साल की दूरी के बाद अलेहांड्रो सिर्फ फिलिप के पास वापस नहीं आया था। वह अपने बच्चों और अपनी पूरी फैमिली के पास वापस आया था। चैप्टर की शुरुआत एक काफ़ी केओटिक लेकिन इंटरेस्टिंग सीन से होती है। घर में दोनों बच्चे अपनी ही दुनिया में मस्ती कर रहे हैं और पूरा घर मेसी कर दिया है। तभी अलेहांड्रो नीचे आता है और उसे देखते ही डेनिसन इमोशनल होकर बोल पड़ता है कि उसे कल वाले पापा के साथ रहना है, यानी फिलिप के साथ। यहाँ एक बात साफ दिखाई देती है, अलेहांड्रो की इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए फिलिप सिर्फ उनका डैड नहीं, बल्कि उनकी पूरी इमोशनल सिक्योरिटी है। अलेहांड्रो सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है और बच्चों के लिए खाना बनाकर लाता है। वह बड़े प्यार से पूछता है कि पहले खाना खाओगे। उसने एग रोल बनाया है, लेकिन बच्चों का मूड ही कुछ और है। डेनिसन एग रोल को साफ रिजेक्ट कर देता है। अलेहांड्रो दूसरा ऑप्शन देता है, राइस और सूप। लेकिन बच्चे जिस मिस्टीरियस गोल वाले पीले वाले फूड की डिमांड कर रहे हैं, उसे समझना अलेहांड्रो के लिए किसी पजल से कम नहीं है। और जब आखिरकार उसे लगता है कि शायद बॉइल्ड एग की बात हो रही है, तब भी जवाब आता है, वह नहीं है। ऑनेस्टली, यहाँ अलेहांड्रो की हालत देखकर हंसी भी आती है और सिंपैथी भी, क्योंकि दो बच्चों की पसंद समझना, खासकर जब दोनों की चॉइसेस अलग हों, कोई आसान काम नहीं है। अलेहांड्रो मन ही मन सोचता है कि उसे तो टीसीओ के पास जाकर आराम करना चाहिए था, और उसके थॉट से ये भी पता चलता है कि वह खुद मान रहा है कि टीसीओ ने अब तक बच्चों को अकेले संभालकर कितना बड़ा काम किया है। तभी सिचुएशन और फनी हो जाती है। अलेहांड्रो सोचता है कि अगर डेनिसन खाना नहीं खाएगा तो वह खुद खा लेगा, लेकिन जैसे ही वह खाने लगता है, डेनिसन तुरंत बोलता है कि वह उसका खाना है, यानी खाना नहीं खाना है, लेकिन किसी और को भी नहीं खाने देना है। क्लासिक बच्चों वाला लॉजिक। और तभी फिलिप की एंट्री होती है। फिलिप बताता है कि उसे तो अपने बाल सुखाने तक का समय नहीं मिलता। डेनिसन तुरंत उसके पास भागकर जाता है और उसे पापा कहकर अपनी कंप्लेंट शुरू कर देता है। यहाँ अलेहांड्रो को एक और रियलिटी चेक मिलता है। फिलिप को पहले से पता है कि डेनिसन को किस तरह का फ्राइड एग पसंद है, थोड़ी सॉफ्ट, आधी पकी हुई योक वाला। अलेहांड्रो समझ जाता है कि बच्चों की छोटी छोटी पसंद तक फिलिप को पता है, और यही वजह है कि उसका उनके साथ कनेक्शन नेचुरली स्ट्रॉन्ग है।
अलेहांड्रो मीनवाइल बच्चों का फैलाया हुआ मेस साफ कर रहा होता है और मन ही मन सोचता है कि वह शुरू से ही अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहता था, लेकिन ये काम जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं। फिर फिलिप बच्चों को समझाता है कि खाने में इतनी नखरेबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह खाना पापा ने उनके लिए बनाया है। लेकिन डेनिसन का जवाब काफी इमोशनल है। उसके लिए पापा का मतलब अभी सिर्फ फिलिप है। एनिसन भी फिलिप को पापा कहता है, और यही से हमें समझ आता है कि अलेहांड्रो के सामने असली चैलेंज बच्चों को इम्प्रेस करना नहीं, बल्कि उनके दिल में अपनी जगह बनाना है। इसके बाद सीन रेस्टोरेंट में शिफ्ट होता है, जहां अलेहांड्रो और फिलिप साथ बैठे हैं। अलेहांड्रो ऑनेस्टली एडमिट करता है कि दो बच्चों की देखभाल करना आसान नहीं है। शायद जब वे छोटे थे तब उन्हें और अटेंशन की जरूरत थी, और उसे टीसीओ के लिए थोड़ा रिग्रेट भी महसूस होता है। फिलिप उसकी बात सुनकर हंसता है और पूछता है, अब आगे क्या प्लान है? और अलेहांड्रो बिना ज्यादा सस्पेंस बनाए एक रिंग बॉक्स टेबल पर रख देता है। बॉक्स के अंदर कपल रिंग्स हैं। ये देखकर फिलिप हंस पड़ता है और बेसिकली उसे याद दिलाता है कि अलेहांड्रो अभी भी पहले जैसा ही है। लेकिन अलेहांड्रो इस बार सीरियस है। वह सच में रिलेशनशिप को अगले लेवल पर ले जाना चाहता है। हालांकि फिलिप तुरंत यस नहीं कहता। वह कहता है कि अभी थोड़ा वेट करना होगा। अलेहांड्रो के लिए ये सुनना ऑब्वियसली अनएक्सपेक्टेड है। उसे लगता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। लेकिन फिलिप की बात यहाँ काफी मैच्योर है। वह कहता है कि पहले ट्विंस की परमिशन लेनी होगी, क्योंकि अब यह सिर्फ दो लोगों का रिलेशनशिप नहीं है। अगर उन्हें एक फैमिली बनना है तो फैमिली के हर मेंबर को कंफर्टेबल और रेडी होना होगा। और ऑनेस्टली यही इस स्टोरी का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लव सिर्फ दो लोगों के बीच की चीज नहीं रह जाती जब फैमिली इन्वॉल्व्ड हो। फिलिप अलेहांड्रो को एक चैलेंज भी देता है, इस वीकेंड बच्चों को अम्यूजमेंट पार्क ले जाओ। लेकिन अकेले फिलिप खुद साथ नहीं जाएगा, क्योंकि उसे काम करना है। अब अलेहांड्रो की हालत सोचिए। जिस आदमी ने अभी बच्चों को ब्रेकफास्ट तक ठीक से नहीं खिला पाया, उसे पूरा दिन अम्यूजमेंट पार्क में दो बच्चों की जिम्मेदारी मिल गई। अब सीन अम्यूजमेंट पार्क पर पहुंचता है। अलेहांड्रो ट्विंस के साथ आया है और एनिसन फुल एक्साइटमेंट में है। वह जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहता है और कहता है कि पहले निकलना चाहिए, क्योंकि वह डेनिसन से आगे रहना चाहता है। अलेहांड्रो प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करता है और पूछता है कि क्या पहले खाना खा लें। और तभी एनिसन उसे पापा कह देता है। अलेहांड्रो के लिए ये छोटा सा मोमेंट एक्चुअली बहुत बड़ा है। वह मन में सोचता है कि कम से कम एक बच्चे के साथ तो प्रोग्रेस हो गई। वह डिसाइड करता है कि पहले सिर्फ एक राइड करेंगे और फिर खाने चलेंगे। फिर वह डेनिसन से पूछता है कि क्या वह उसका हाथ पकड़ना चाहता है, लेकिन डेनिसन हाथ नहीं पकड़ता। और यही अलेहांड्रो को रियलाइज होता है कि दोनों बच्चों के साथ सिचुएशन बिल्कुल अलग है। वह डेनिसन से कहता है कि फिर उसे पापा के बिल्कुल पास रहना होगा। जब एनिसन की नज़र बलून पर जाती है तो वह कहता है, मैं तुरंत बलून लेकर आता हूँ। अलेहांड्रो उसे जाने देता है, लेकिन साफ बोलता है कि जल्दी वापस आना, पापा यहीं से देख रहा है। एनिसन बलून्स लेने चला जाता है, लेकिन डेनिसन वहीं अलेहांड्रो के पास खड़ा रहता है। अलेहांड्रो नोटिस करता है कि आज डेनिसन अनयूजुअली क्वाइट है। सुबह जहां वह बहुत बातें कर रहा था, अब अचानक बिल्कुल साइलेंट है। वह पूछता है, क्या तुम अम्यूजमेंट पार्क नहीं जाना चाहते थे? डेनिसन सिंपली नहीं कह देता है। अलेहांड्रो फिर गैस करता है, क्या तुम्हें बलून्स पसंद नहीं? लेकिन असली रीजन बलून्स नहीं है। डेनिसन इमोशनल होकर अपनी बात बताता है। वह कहता है कि उसे फिलिप, उसके भाई और यह अम्यूजमेंट पार्क याद है, क्योंकि पहले वे तीनों ही यहाँ आया करते थे, और अब उसे डर लग रहा है कि कहीं वह फिलिप को खो न दे। यही वह मोमेंट है जहाँ पूरा सीन कॉमेडी से इमोशनल हो जाता है। डेनिसन को अलेहांड्रो से नफरत नहीं है, वह बस डर रहा है। उसे लगता है कि अगर एक और पापा उनकी फैमिली में आ गया तो शायद फिलिप का प्यार उसके लिए कम हो जाएगा, और यही एक बच्चे की सबसे जेन्युइन इनसिक्योरिटी हो सकती है। तभी एनिसन बलून्स लेकर वापस आता है और डेनिसन को रोता हुआ देख लेता है। वह उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है और बलून ऑफर करता है। अलेहांड्रो भी इस सिचुएशन को देखकर समझ जाता है कि शायद इसी वजह से फिलिप ने उन्हें अकेले भेजा था, क्योंकि अगर फिलिप खुद यहाँ होता तो बच्चे शायद अपने रियल फीलिंग्स खुलकर नहीं बता पाते। और तभी एनिसन के हाथ से बलून उड़ जाता है। इस छोटे से मोमेंट के बाद डेनिसन आखिरकार अपनी सबसे बड़ी फियर बोल देता है।
वह कहता है कि अगर उसके पास एक और पापा होगा तो शायद पापा का प्यार अब बांटना पड़ेगा। और यही अलेहांड्रो का जवाब सबसे इम्पोर्टेंट है। वह डेनिसन को समझाता है कि प्यार कोई लिमिटेड चीज़ नहीं है जिसे बांटने से कम हो जाए। अगर फिलिप उसे प्यार देगा तो अलेहांड्रो डेनिसन को उससे भी ज़्यादा प्यार देगा, क्योंकि फैमिली में नया प्यार आने से पुराना प्यार खत्म नहीं होता। लव डिवाइड्स नहीं होता, लव ग्रोज। और अलेहांड्रो सिर्फ ये कहकर नहीं रुकता, वह दोनों बच्चों को अपनी गोद में लेता है और उन्हें एक बर्ड नेस्ट दिखाता है। ये छोटा सा विजुअल भी काफ़ी मीनिंगफुल है। एक नेस्ट में अलग अलग बच्चे होते हैं, लेकिन माँ बाप का प्यार किसी एक बच्चे के लिए खत्म नहीं हो जाता। शायद अलेहांड्रो भी यही समझाना चाहता है कि फैमिली का मतलब किसी को रिप्लेस करना नहीं है। धीरे धीरे दोनों बच्चे उसे पापा कहने लगते हैं और स्टोरी का इमोशनल पे ऑफ यही मिलता है। अब वे अलेहांड्रो को आउटसाइडर की तरह नहीं देखते, वे फ्यूचर इमेजिन करने लगते हैं। अगली बार जब अम्यूजमेंट पार्क आएंगे तो अलेहांड्रो भी साथ होगा। सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट बात, फिलिप भी उनके साथ होगा। यानी बच्चों को अलेहांड्रो को एक्सेप्ट करने के लिए फिलिप को खोने की जरूरत नहीं है। उनके लिए फैमिली में एक और पर्सन जुड़ रहा है, किसी पुराने रिश्ते की जगह लेने नहीं, बल्कि फैमिली को और बड़ा करने के लिए। दूसरी तरफ हम टीसीओ यानी फिलिप को काफ़ी परेशान खड़ा हुआ देखते हैं। वह लगातार अपने फ़ोन को देख रहा है, क्योंकि उसे अलेहांड्रो और बच्चों का इंतज़ार है। और फाइनली अलेहांड्रो ट्विंस के साथ घर वापस आता है। लेकिन यहाँ एक क्यूट बात है, दोनों बच्चे अलेहांड्रो की आर्म्स में आराम से सो रहे होते हैं। फिलिप तुरंत कंप्लेन करता है कि उसने फ़ोन क्यों नहीं उठाया। अलेहांड्रो की एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सिंपल है, डार्लिंग, दोनों बच्चे हाथों में सो रहे थे, अब कोई फ़ोन कैसे उठाए। ऑनेस्टली इस मोमेंट से ही पता चल जाता है कि अलेहांड्रो और बच्चों की बॉन्डिंग कितनी जल्दी डेवलप हो गई है। शुरुआत में फिलिप को शायद डाउट था कि बच्चे अलेहांड्रो के साथ कंफर्टेबल होंगे या नहीं, लेकिन अब सिचुएशन कंप्लीटली उलट चुकी है। फिलिप भी बच्चों को देखकर जेन्युइनली खुश होता है और थोड़ा जेलस भी। मतलब उसे लग रहा है कि अलेहांड्रो ने बहुत जल्दी इन दोनों लिटिल ट्रबल मेकर्स का दिल जीत लिया। और जब फिलिप अलेहांड्रो को कॉम्प्लीमेंट करता है तो सीन का पूरा मूड काफ़ी वार्म और डोमेस्टिक हो जाता है। इसके बाद अलेहांड्रो बच्चों के क्लोथ्स चेंज करता है और उन्हें आराम से सुला देता है। ये छोटा सा सीक्वेंस एक्चुअली काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अलेहांड्रो सिर्फ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा, वह प्रैक्टिकली केयरटेकर की तरह बिहेव कर रहा है। फिलिप जब कमरे में आता है और दोनों बच्चों को सोता हुआ देखता है तो दोनों के बीच एक फनी कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती है। फिलिप कहता है कि बच्चे सोते समय बहुत क्यूट लगते हैं, और अलेहांड्रो का जवाब तो और भी इंटरेस्टिंग है। वह कहता है कि जिस तरह बच्चे सो रहे हैं वे फिलिप जैसे लगते हैं। अब यहाँ मुझे अलेहांड्रो की ऑब्जर्वेशन थोड़ी सस्पिशियस लगती है, क्योंकि कॉन्वर्सेशन धीरे धीरे बच्चों से हटकर दोनों की ओन रिलेशनशिप की तरफ जाने लगती है। अलेहांड्रो बेसिकली हिंट करता है कि अगर कभी फिलिप जैसा बच्चा हो तो वह कितना अडोरेबल होगा। और ऑब्वियसली फिलिप तुरंत पूछता है, तुम क्या सोच रहे हो? लेकिन अलेहांड्रो तुरंत टॉपिक बदल देता है। क्लासिक अलेहांड्रो मूव। काम खत्म होने के बाद अलेहांड्रो जाने लगता है, लेकिन फिलिप उसे रोक लेता है। और फिर फिलिप उसे कहता है कि आज उसने बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया है, इसलिए उसे एक रिवॉर्ड मिलना चाहिए। अब ऑब्वियसली ऑडियंस के दिमाग में भी सवाल आता है, रिवॉर्ड आखिर है क्या? अलेहांड्रो भी यही सोचता रहता है। वह फ्रेश होकर काउच पर बैठता है और खुद से बेसिकली यही सोचता है कि फिलिप इतनी सीक्रेसी के साथ आखिर प्रिपेयर क्या कर रहा है। और जब इंतज़ार ज़्यादा हो जाता है, अलेहांड्रो खुद फिलिप के रूम के बाहर जाकर पूछता है, टीसियो, मुझे और कितना वेट करना होगा? और यही से स्टोरी अचानक कॉमेडी से थोड़ा प्लेफुल डायरेक्शन में चला जाता है। जब दरवाजा खुलता है, अलेहांड्रो के सामने फिलिप एक पुलिस ऑफिसर यूनिफॉर्म में खड़ा होता है। और ऑनेस्टली, दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड रिवील इन द चैप्टर। फिलिप भी पूरा कैरेक्टर में चला जाता है और अलेहांड्रो को टीज करते हुए कहता है कि क्या उसे अपना रिवॉर्ड पसंद नहीं आया। लेकिन अलेहांड्रो क्लियरली इम्प्रेस्ड है। वह पूछता है कि फिलिप को कैसे पता चला कि उसे यूनिफॉर्म्स पसंद हैं। इसके बाद दोनों के बीच पूरा पुलिस ऑफिसर वर्सेस क्रिमिनल रोल प्ले शुरू हो जाता है। फिलिप फेक गन दिखाकर अलेहांड्रो को रोकता है और कहता है कि उसे अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन अलेहांड्रो भी पीछे हटने वालों में से नहीं है।
वह उसके करीब आकर सिचुएशन को उल्टा अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है और दोनों के बीच प्लेफुल पावर डायनामिक शुरू हो जाता है। सबसे मजेदार पार्ट तब आता है जब अलेहांड्रो फिलिप की फेक गन अपने हाथ में ले लेता है। अब जो पुलिस ऑफिसर था वही सडनली अनार्म्ड हो गया और जो क्रिमिनल था वही सिचुएशन कंट्रोल कर रहा है। ऑनेस्टली ये पूरा सीक्वेंस सीरियस क्राइम सीन कम और कपल की प्लेफुल केमिस्ट्री ज्यादा लग रहा है। दोनों एक दूसरे को टीज कर रहे हैं, रूल्स बना रहे हैं और फिर उन्हीं रूल्स को खुद ही तोड़ रहे हैं। फिलिप भी अलेहांड्रो को चैलेंज करता है कि आखिर उसे रिवॉर्ड में चाहिए क्या, और अलेहांड्रो का जवाब बेसिकली यही है कि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे कैसे पकड़ना है। अब यहाँ से सीन क्लियरली रोमांटिक टेरिटरी में चला जाता है। इसके बाद दोनों के बीच फिजिकल क्लोजनेस बढ़ती है और रोल प्ले धीरे धीरे रोमांटिक मोमेंट में बदल जाता है। अलेहांड्रो फाइनली फिलिप को किस करता है और चैप्टर का एंडिंग उनके बीच की केमिस्ट्री को हाईलाइट करता है। गाइस, फिलिप का ये पूरा पुलिस रोल प्ले आपको कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताना। अगले दिन हम फिलिप को आराम से काउच पर बैठा देखते हैं, लेकिन तभी अलेहांड्रो उसके सामने रिंग लेकर आ जाता है। फिलिप का रिएक्शन बेसिकली यही है अगेन, क्योंकि अलेहांड्रो पहले भी प्रपोज कर चुका है और शायद उसे अभी तक भरोसा नहीं है कि इस बार आंसर क्या मिलेगा। लेकिन इस बार अलेहांड्रो पूरी प्रेपरेशन के साथ आया है। वो बताता है कि उसने परमिशन ले ली है और उसके 2 विटनेसेस भी मौजूद हैं। और ये विटनेसेस कौन है? उनके अपने ट्विन्स। फिलिप बच्चों को देखकर मजाक करता है कि तीनों एक जैसे लग रहे हैं। ऑनेस्टली यहाँ सीन काफी क्यूट है, क्योंकि अलेहांड्रो ने प्रपोजल को इतना सीरियस बना दिया है कि फिलिप के पास बचने का कोई रास्ता ही नहीं बचता। और आखिरकार अलेहांड्रो फिलिप को रिंग पहना देता है। ट्विन्स का रिएक्शन भी प्राइसलेस है, मतलब उनके हिसाब से मिशन सक्सेसफुल। फिलिप भी रियलाइज करता है कि अब सच में शादी होने वाली है। सीन रात में शिफ्ट होता है। फिलिप अकेला बाहर स्मोकिंग कर रहा है। अब ये थोड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि वो नॉर्मली स्मोक नहीं करता। तभी अलेहांड्रो वहां आता है और तुरंत नोटिस कर लेता है कि कुछ तो रॉन्ग है। वो सोचता है कि शायद फिलिप शादी को लेकर परेशान है। अलेहांड्रो उसे रियशो करता है कि वो अब कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। वो बस फिलिप और बच्चों के साथ रहना चाहता है। और सबसे इमोशनल बात, वो कहता है कि उसके लिए फिलिप के अलावा कोई और नहीं है। लेकिन फिलिप उसे बताता है कि प्रॉब्लम शादी नहीं है, असल में कल शादी है, इसलिए उसके दिमाग में बहुत सारी पुरानी बातें घूम रही हैं। अलेहांड्रो उसे समझाने की कोशिश करता है कि शादी को इतना कॉम्प्लिकेटेड मत सोचो। उसके लिए ये बस एक फैमिली पिकनिक की तरह है, एक ऐसी पिकनिक जहां अब वो चारों साथ होंगे। और ऑनेस्टली अलेहांड्रो की ये बात काफी होलसम है। लेकिन फिलिप फाइनली अपनी स्मोकिंग की असली वजह बताता है। ये सिगरेट उसे जेल के एक सीनियर गार्ड ने दी थी। जिस दिन फिलिप को पहली बार अलेहांड्रो को इस तरह छोड़कर जाने का रिग्रेट हुआ था, उसी समय उसने डिसाइड किया था कि जिस दिन वो अपने दिल के सामने पूरी तरह ऑनेस्ट होगा, उस दिन इस सिगरेट को स्मोक करेगा। और आज वो वही कर रहा है। यानी ये स्मोकिंग किसी एडिक्शन या स्टाइल स्टेटमेंट के लिए नहीं है, ये उसके लिए एक सिंबल ऑफ रिग्रेट एंड क्लोजर है। वो बेसिकली अपने पुराने फैसले को एक्नॉलेज कर रहा है और खुद से प्रॉमिस कर रहा है कि अब वही मिस्टेक दोबारा नहीं करेगा। अलेहांड्रो ये सुनकर थोड़ा शॉक्ड होता है और फिर अपने तरीके से उस इमोशनल मोमेंट को लाइटन कर देता है। वो कहता है कि अब वो भी वही एक्सपीरियंस करना चाहता है। लेकिन गाइस, अलेहांड्रो ने लिटरली सिगरेट का स्मोक शेयर करने के लिए फिलिप को किस कर दिया। यहाँ मुझे लगता है कि अलेहांड्रो का कैरेक्टर इसी वजह से इंटरेस्टिंग है। वो इमोशनल सिचुएशंस को भी अपनी थोड़ी प्लेफुल पर्सनालिटी से हैंडल करता है। और फिलिप भी बेसिकली उसे याद दिलाता है कि तुमने जो प्यार मुझे दिया है वो मेरे लिए ऑलरेडी इनफ है। और यही इस रिलेशनशिप की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अब फाइनली वेडिंग डे आ चुका है। दोनों ग्रूम्स पूरी तरह रेडी होकर वेडिंग हॉल में आते हैं और ट्विन्स भी उनके साथ हैं। अलेहांड्रो जब फिलिप को वेडिंग आउटफिट में देखता है तो उसकी आंखों में लिटरली हैप्पीनेस दिखाई देती है। वो फिलिप को कॉम्प्लीमेंट करता है कि वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। फिलिप मजाक में कहता है, सेरेमनी शुरू भी नहीं हुई और तुम अभी से इमोशनल हो रहे हो। प्रीस्ट भी दोनों को देखकर हल्का सा टीज करता है कि पूरी जिंदगी एक दूसरे को देखते रहना है, इसलिए अभी सेरेमनी पर फोकस करो। लेकिन इसके बाद सेरेमनी का मूड काफी सीरियस और इमोशनल हो जाता है। प्रीस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है।
लव सिर्फ किसी से मिल जाने का नाम नहीं है। कभी कभी प्यार की जर्नी में ऐसे चॉइसेस आते हैं जहां दो लोगों को एक दूसरे से दूर होना पड़ता है। कभी गलतफहमियां होती हैं, कभी दर्द होता है, और कभी ऐसा भी होता है कि दो लोग एक ही दुनिया में रहते हुए भी इमोशनली एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं। लेकिन असली कमिटमेंट ये है कि उन मुश्किलों के बावजूद एक दूसरे का हाथ छोड़ा न जाए। और इसीलिए ये वेडिंग किसी नए लव की शुरुआत नहीं है, ये उस लव का होमकमिंग है जो बहुत लंबे समय तक भटकता रहा। ऑनेस्टली, मुझे सेरेमनी का ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ब्यूटीफुल लगा, क्योंकि फिलिप और अलेहांड्रो के लिए ये पहली बार प्यार करने की कहानी नहीं है, ये दूसरी बार एक दूसरे को चुनने की कहानी है। और शायद यही उनकी रिलेशनशिप को इतना मीनिंगफुल बनाता है। फिर वेडिंग सेरेमनी सक्सेसफुली कंप्लीट होती है, दोनों ऑफिशियली हस्बैंड बन जाते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब अलेहांड्रो अपने फैमिली से फिलिप को इंट्रोड्यूस करवाता है। वो बताता है कि ये उसके बड़े भाई बहन हैं और इन्हीं लोगों ने दोनों को दोबारा मिलाने की प्लानिंग की थी। लेकिन अलेहांड्रो के सिबलिंग्स भी कम एंटरटेनिंग नहीं हैं। उन्हें पता चलता है कि फिलिप एक फेमस शेफ का बेटा है, तो वो तुरंत मजाक शुरू कर देते हैं। और फिर बात अलेहांड्रो के पिछले 5 सालों तक पहुंच जाती है। उसकी सिस्टर्स बेसिकली फिलिप को बताने लगती है कि उनका छोटा भाई इन सालों में किस हालत से गुजरा है। लेकिन अलेहांड्रो तुरंत उन्हें रोकता है, क्योंकि उन्होंने कुछ बातें सीक्रेट रखने का प्रॉमिस किया था। और फैमिली के बीच ये पूरा इंटरैक्शन काफ़ी फनी है। इतने सीरियस इमोशनल मोमेंट्स के बाद ये लाइट हार्टेड फैमिली सीन कहानी को बैलेंस कर देता है। कुछ देर बाद फिलिप अलेहांड्रो को बुलाता है। दोनों गार्डन में ग्रास पर लेट जाते हैं। सुबह की सारी वेडिंग प्रिपरेशंस के बाद फाइनली उन्हें थोड़ी पीस मिलती है। अलेहांड्रो अचानक कहता है, मैंने शादी कर ली। फिलिप कहता है, हाँ, अभी अभी तो की है। लेकिन अलेहांड्रो के लिए ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है, उसके लिए ये रियलाइजेशन है कि जिस इंसान को उसने खो दिया था, आज वो सच में फिर से उसके साथ है। फिर अलेहांड्रो अपनी पॉकेट से 3 पेपर बर्ड्स निकालता है। वो बताता है कि जब भी प्रिपरेशन के दौरान उसे फिलिप की याद आती थी, वो इन बर्ड्स को बनाता था। और अब वो चाहता है कि फिलिप कभी अकेला फील न करे। ये छोटा सा जेस्चर काफ़ी पावरफुल है, क्योंकि कभी कभी बड़े गिफ्ट से ज़्यादा मीनिंगफुल वो चीज़ होती है जो कोई इंसान अकेले में बैठकर आपके लिए बनाता है। फिर फिलिप भी अपनी पॉकेट से एक पेपर बर्ड निकालता है, और यहाँ स्टोरी एक बहुत ब्यूटीफुल मेटाफर देती है। फिलिप बताता है कि जब दोनों एक दूसरे से दूर थे, तब भी किसी न किसी रूप में वो साथ थे। जब ट्विंस छोटे थे, तो वो एक हैंडमेड डक टॉय को भी पापा कहते थे। और फिलिप कोरियन मैंडरिन डक यानी विनांग का एग्जाम्पल देता है। इस बर्ड के बारे में कहा जाता है कि ये अपने पार्टनर के साथ रहने के लिए जाना जाता है। और फिलिप रियलाइज करता है कि उसने कभी सोचा था कि बस अलेहांड्रो का साथ मिल जाना ही काफ़ी होगा। लेकिन अब उसे समझ आता है कि बात सिर्फ 2 लोगों की नहीं है, उन दोनों के बीच एक पूरा फैमिली बॉन्ड बन चुका है। और फिर स्टोरी का सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज आता है, फैमिली वो नहीं जो हमें सिर्फ मिल जाती है, फैमिली वो है जिसे हम एक दूसरे के लिए बनाते हैं। और ऑनेस्टली गाइस, यही इस पूरी स्टोरी का हार्ट है। इसके बाद स्टोरी कई साल आगे जंप करती है। ट्विंस अब बड़े हो चुके हैं, और फिलिप तथा अलेहांड्रो को अब भी पापा कहकर बुलाते हैं। लेकिन इस बार फैमिली में सिर्फ वो 4 लोग नहीं हैं। अलेहांड्रो और फिलिप के साथ एक छोटी सी लिटिल गर्ल भी दिखाई देती है। मतलब अब उनकी फैमिली और भी बड़ी हो चुकी है। और बैकग्राउंड में फिलिप की वॉइस आती है। वो कहता है कि वो अपने बच्चों को उनके प्यार की पूरी कहानी बताएगा। वो बताएगा कि अलेहांड्रो वही इंसान है जिसने उसके लिए वापस लौटने की जगह बनाई, वही इंसान जिसे उसने जीवन भर अपने पास रखने का फैसला किया। और उनकी फैमिली उस लव से बनी है जिसे दोनों ने मुश्किलों के बावजूद बचाए रखा। और इसी इमोशनल नोट पर स्टोरी खत्म हो जाती है। मेरे हिसाब से इस कहानी की सबसे अच्छी बात इसकी सेकंड चांस वाली थीम है, क्योंकि यहाँ लव को सिर्फ रोमांस के रूप में नहीं दिखाया गया। यहाँ लव का मतलब है मिस्टेक्स के बाद वापस आना, एक दूसरे को समझना, बच्चों के लिए साथ खड़ा होना, और फाइनली एक ऐसा घर बनाना जहाँ दोनों वापस लौट सके। और शायद इसी वजह से इस एंडिंग की सबसे ब्यूटीफुल लाइन यही लगती है, फैमिली कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हमें बस मिल जाती है, फैमिली वो है जो हम एक दूसरे के लिए बनते हैं।